तो हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में, जिसमें कि कुल मिला के 35 धाराएं और 7 अध्याय हैं, इनमें दिए गए प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से हम इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अधिक समझ और अच्छे से समझने के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि आप सभी ने अपनी अपनी बैलेट्स खोल ली होंगी और उसके साथ आप इसको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो धाराओं में जो निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, केवल उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई तथ्य उसमें सम्मिलित हैं धाराओं में। तो जैसे मान लीजिए किसी धारा में 8 लाइनें हैं, तो 8 लाइनों में से हम केवल 4, 5 या 6 लाइनों में उसको शॉर्ट करके हम देख रहे हैं। चलिए फिर, वेलकम बैक ऑन lawpreparation.com. Today we are going to look the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam 1990, Act number 4 of 1991। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य है राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा उनसे संसक्त कतिपय अन्य विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। तो इसके उद्देश्य से ही स्पष्ट है कि इसमें 2 प्रमुख बातें की गई हैं, राज्य की सुरक्षा प्रथम और दूसरी लोक व्यवस्था। तो पूरा अधिनियम का उद्देश्य और इससे संबंधित सभी प्रावधान ये 2 बातों के ऊपर ही आधारित रहने वाले हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत ये 2 बातें मुख्य हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस अधिनियम को कुल मिलाकर 35 धाराओं और 7 अध्यायों में इसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन है इसका ये। फिर इसमें अध्याय 1 बोलता है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, जो कि सामान्यतः सभी एक्टों में सही होता है। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। चूंकि यह अधिनियम राज्य का अधिनियम है, मध्य प्रदेश राज्य का अधिनियम है, परंतु फिर भी इसको राष्ट्रपति जी की अनुमति मिली हुई है। सामान्यतः जो राज्य के अधिनियम होते हैं उनमें अनुमति राज्यपाल से ली जाती है, परंतु चूंकि सुरक्षा संबंधी अधिनियम है, इसीलिए इसमें अनुमति राष्ट्रपति जी से ली गई है, हमें ध्यान रखना है। और वो तिथि है 22 जनवरी 1991। इसको डेट ऑफ कंसेंट कहा जाता है। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेट होती है अधिनियम में, वो होती है इन्फोर्समेंट डेट, मतलब अधिनियम किस दिनांक को लागू हुआ। तो यह अधिनियम लागू हुआ 8 फरवरी 1991 को। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लागू दिनांक, प्रवर्तन दिनांक। इन्फोर्समेंट डेट है, सभी एक ही बातें होती हैं, और वो है 8 फरवरी 1991। फिर अध्याय 2 में 2 है रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों के आने जाने और उनके कार्यों का निर्बंधन, धारा 2 एवं धारा 3। तो इस अध्याय में कुल 2 ही धाराएं हैं, धारा 2 और धारा 3। तो हर अधिनियम की तरह इस अधिनियम में भी सामान्यतः धारा 2 में परिभाषा दी गई है। अब संयोग से इस अधिनियम में सिर्फ एक ही परिभाषा है, वह है निर्बंधन आदेश। और उसको भी परिभाषा के नाम पर केवल परिभाषा नहीं, उसका पता दिया गया है कि धारा 3 के अधीन दिया गया आदेश,
निर्बंधन आदेश से आशय है धारा 3 के अधीन दिया गया आदेश। तो इसमें निर्बंधन आदेश को परिभाषित नहीं किया गया बल्कि उसका पता दिया गया है कि वो कहाँ है, धारा 3 में है। और रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर मींस ऑर्डर अंडर सेक्शन 3। चलिए फिर है धारा 3 पे आते हैं। धारा 3 है निर्बंधन आदेश देने की शक्ति। तो धारा 3 में बताया गया है पावर टू मेक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर। हम इसके कंटेंट पे आते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सुरक्षा या लोक व्यवस्था, ये दोनों वही टर्म हैं जो कि अभी हमने ऊपर उद्देश्य में देखे थे अधिनियम। लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने की संभावना पर जिला मजिस्ट्रेट, ये अथॉरिटी मिल गई अपन को, डीएम अथॉरिटी है। क्या कर सकता है ये? जन साधारण के हित में, ये ग्राउंड है, पहला ग्राउंड। उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय पर ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को जैसा कि उस आदेश में निर्दिष्ट किया जाए आने जाने की सूचना दे। पहला काम क्या करे वो? आने जाने की सूचना दे या उसके समक्ष उपस्थित हो जाए, संयुक्त हो जाए या संपर्क में रहे, और किसी भी ऐसे वस्तु से जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाए उपयोग में लाए जाने से निर्बंधित कर सकेगा। तो इसमें व्यक्ति को तो कही रहा है, साथ में वस्तु को भी किया जा रहा है। पर वो वस्तु कौन सी है? जो आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी, आदेश में स्पेसिफाई किया जाएगा ऐसी थिंग को जिसपे की रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कौन पास करने वाला है? यहाँ पर हमने अथॉरिटी देखी, वो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर इसी धारा में इसका जो सेकंड क्लॉज है वह बोलता है उपरोक्त निर्बंधन आदेश किसी भी दशा में आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो धारा 3 की उपधारा 2 में इस आदेश का लिमिटेशन बता दिया गया है, परिसीमा दे दी गई है। वो परिसीमा है 1 वर्ष। ये याद रखने योग्य बिंदु है। चलिए फिर है चैप्टर नंबर 3, dispersal of anti-social elements and previous convicts, section 4 to 19। समाज विरोधी तत्व और पूर्व में दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्तियों को तितर बितर किया जाना। तो ये ऐसे प्रावधान धारा 4 से लेकर धारा 19 तक में दिए गए हैं। धारा 4 बोलती है डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स एंड बॉडीज ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के दलों या समूहों को तितर बितर किया जाना, डिस्पर्स किया जाना। व्यक्तियों के दलों तथा समूह तितर बितर किया जाना जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिले में, तो अथॉरिटी है इसमें फिर से अगेन जिला मजिस्ट्रेट, उसका जुरिडिक्शन दे दिए कहां पर? पूरे जिले में। जिले में व्यक्तियों के किसी दल या समूह के आने जाने या पड़ाव से खतरा या संत्रास कार्य हो सकता है। पड़ाव का मतलब गैंग होता है। युक्त संदेह है कि उनके द्वारा विधि विरुद्ध परिकल्पना की जा रही है
इस बात का क्या है, संदेह मात्र है, अभी सिर्फ संदेह, सस्पेक्टेड है, सस्पेंस है इस पे। तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों या दल या समूह के नेता को संबोधित करते हुए डोंडी पिटवाकर या अन्यथा प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा। तो इस सेक्शन को पहले अपन थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि इसमें अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और केवल संदेह मात्र पे एक्शन लेने के लिए ऑथराइज्ड है। और किसको संबोधित कर रहे हैं, ऐसे समूह के नेता को। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। भाई समूह में कई सारे लोग होते हैं, सब हर एक को तो नहीं कह सकता, पर यहाँ पर नेता को जो भी वहां का नेता होगा उससे किसी समूह का, गैंग का, उसको उसको उसके ऊपर पूरी पूरी लायबिलिटी मतलब देते हुए उसके संबोधन करते हुए डोंडी पटवा का, मतलब ड्रम वगैरह पटवा के नहीं होता गांव में, अरे गांव वालों टाइप, या फिर प्रकाशित करे गए आदेश द्वारा आदेश को प्रकाशित करवाया जाएगा। अब वो प्रकाशन समाचार पत्र में भी हो सकता है अगर मान लो कुछ समय पहले का है, या उसके अपने कार्यालय के बाहर, या जैसे मान लो कोई ऐसी भी लोक स्थान में कहीं पर चस्पा कर दिए जाते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। तो ऐसे किसी माध्यम से निर्देश दे सकेगा। देखते हैं अब क्या क्या निर्देश दे रहा है कि वह जिले या समीपस्थ जिलों के बाहर जाए और प्रवेश ना करे, या निर्देश अनुसार ना लौटे। तो इसमें तीन चीजें हो रही हैं, एक तो कि वो बाहर चला जाए, दूसरा उसमें प्रवेश ना करे, और उसको वापस लौट के आने से भी प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा निर्बंधन ऐसे व्यक्ति पर न सिर्फ जिले में बल्कि समीपस्थ जिले में भी किया जा रहा है, आसपास के जिलों में भी कर रहे हैं। और अथॉरिटी अगेन रिपीट है टीएम। तो धारा 3 में हमने पढ़ा निर्बंधन आदेश, और 4 में हमने देखा डिस्पर्सल, तितर बितर किया जाना। चलिए फिर धारा 5 में है रिमूवल ऑफ पर्सन्स अबाउट टू कमिट ऑफेंस। तो मतलब धारा 5 है कि अपराध करने के लिए आमादा व्यक्ति, मतलब बिल्कुल ही उधार ही बैठे हैं तो अपराध करने के लिए, अबाउट टू कमिट ऑफेंस का हटाया जाना। जिनके आने जाने या कार्य से मानव शरीर या संपत्ति को खतरा है, ऐसे व्यक्ति बल या हिंसा वाले अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12, जो कि सिक्कों से संबंधित अपराध, सिक्के स्टाम्प से संबंधित, अध्याय 16 जो कि शरीर से संबंधित अपराध से संबंधित है, अध्याय 17 जो कि संपत्ति से संबंधित अपराधों के बारे में यहाँ पर दिया गया है आईपीसी में, धारा 506 जिसमें आपराधिक अभित्रास के बारे में दिया गया है, धमकी वगैरह देना, धारा 509 जिसमें लज्जा का अनादर, इंसल्ट की बात की गई है ना। इसको कंफ्यूज नहीं करना है हमको धारा 354 आईपीसी से। 354 आईपीसी आउटरेज की बात करती है, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, और ये इंसल्ट ऑफ मॉडेस्टी। इंसल्ट है 509 में और आउटरेज है
धारा 354 आईपीसी में। तो खैर हमें कंफ्यूज नहीं होना है और ड्रेस से, ठीक है। और जिनके विरुद्ध साक्षी खुलेआम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं है, मतलब इतना खूंखार व्यक्ति है वो, तो ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्तियों को डाला गया कैटेगरी में जो कि अपराध करने के लिए आमादा है, धारा 5 में। तो उनको डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर से यहाँ पे अथॉरिटी है, वह आदेश द्वारा उनको हटवा सकेगा। किसी अपराधी के से संभावना, फिर आगे धारा बोलती है कि धारा 5 का सब क्लॉज 3 में दिया गया, किसी अप्रवासी से किसी महामारी के फैलाव होने की संभावना है। अभी अप्रवासी कौन होता है? जो कि प्रदेश का या जिले, जैसे यहाँ डीएम अथॉरिटी है तो जिले का नागरिक ना हो, रहवासी ना, ऐसे व्यक्ति अप्रवासी कहलाते हैं। तो ऐसे किसी अप्रवासी से महामारी के फैलाव होने की संभावना है। तो इस धारा का प्रयोग संभवतः अभी जो वर्तमान में जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें यदि कोई अप्रवासी है, जैसे कि अपन ने सुना ही था कि कई मजदूर लोग और बाकी कई लोग जो आ जा रहे थे, उनके अलावा भी ऐसे कई लोग, तो उनके लिए पास सिस्टम लगाया गया था, मतलब उनके लिए मतलब चेक पॉइंट लगा था ना, इसीलिए था वो। जो उनको उनसे संभावना थी कि भाई जैसे जो बाहर के लोग आएंगे जिले में, तो उससे जिले में इस तरह की महामारी फैलने की संभावना है, तो उनके लिए चेक पॉइंट लगाए गए थे। तो इससे संबंधित है, तो हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है अपने इसमें परीक्षा में। तब जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त व्यक्ति को जिले के या समीपस्थ जिलों से हट जाने, प्रवेश न करने या न लौटने का निर्देश दे सकेगा। तो यहाँ भी अथॉरिटी वो न सिर्फ जिले में एंजॉय कर रहा है, बल्कि समीपस्थ जिलों के संबंध में भी आदेश देने की शक्ति है। किसको? डीएम को। जिला मजिस्ट्रेट को धारा 3 में भी थी शक्ति, 4 में भी शक्ति थी, 5 में भी, और अभी हम पढ़ेंगे धारा 6, इसमें भी शक्ति है। धारा 6 में रिमूवल ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 जो कि सिक्कों से संबंधित अभी हमने देखा, अध्याय 16 जो शरीर से संबंधित है, अध्याय 17 जो संपत्ति संबंधी अपराधों से संबंधित है, और धारा 506 जो आपराधिक अभित्रास से संबंधित है, जिसमें कि धमकियां देना, और धारा 509 जो कि लज्जा का अनादर, स्त्री की लज्जा का अनादर से संबंधित अपराध है। तो ऐसे अपराधों से कन्विक्टेड लोगों को, व्यक्तियों को के साथ साथ धारा 6 उपधारा का दूसरा प्रावधान करता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध का, देखो एक तो आईपीसी से संबंधित अध्याय 12, 16, 17, धारा 506, 509, उसके साथ साथ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध का, या लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन किसी अपराध का 2 बार। तो यहाँ पर स्पेसिफिक
स्पेसिफाई कर दिया गया। लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन 2 बार यदि कोई अपराध कायद कर चुका है उसको, या फिर सी नंबर के क्लॉज में बताया गया है कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1967 1967 के अधीन किसी अपराध का 3 वर्ष में 3 बार। यहाँ पे और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया है कि 3 वर्ष में अगर 3 बार उसको दोष सिद्ध किया जा चुका है, कन्विक्ट किया जा चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी वही है डीएम के आदेश द्वारा। सिद्ध दोष ठहराया जा चुका हो तो जिला मजिस्ट्रेट को यदि यह लगता है ऐसा व्यक्ति समरूप कोई अपराध करने में स्वयं को पुनः संलग्न करेगा, तब जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जिले से या उसके समीपस्थ जिलों से बाहर चला जाए, हट जाए, प्रवेश ना करे या ना लौटे। तो ये अथॉरिटी डीएम को न सिर्फ अपने जिले से बाहर करने की है, बल्कि जो उस जिले से सटे हुए जो समीपस्थ जिले हैं, मतलब जो अपने नियरबाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे भी हट जाने का निर्देश दे सकेगा वह अपने आदेश में। अथॉरिटी धारा 3 से ही डीएम, तो इसमें ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं, क्योंकि कोई अथॉरिटी चेंज हुई ही नहीं जब से डीएम चला रहा है। धारा 3 में डीएम, 4 में डीएम, 5 में डीएम, 6 में डीएम। तो अभी तक हमने धारा 3 में देखा रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर, धारा 4 में देखा डिस्पर्सल ऑर्डर, धारा 5 में हमने देखा ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जो अपराध करने के लिए आमादा हो, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि अबाउट टू कमिट ऑफेंस है, उधार ही बैठे हैं ऑफेंस करने के लिए। तो धारा 6 में हमने देखा कि कन्विक्टेड पर्संस को, जिसमें की कैटेगरी डिफाइन की गई, पहले उन्होंने आईपीसी के अपराध बता दिए, चैप्टर 12, 16, 17, सेक्शन 506, सेक्शन 509, फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। तो ये 2 एक्ट जो है उसमें बाकायदा उसके अंदर भी लिमिटेशन दे दी है कि जो लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 वाला है उसमें 2 बार यदि कोई हो चुका है कन्विक्ट उसको, या फिर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1967 वाला है उसमें 3 वर्ष में 3 बार जिनको पहले से ही कन्विक्ट किया जा चुका है, ऐसे व्यक्तियों को जिले से या समीपस्थ जिले से हट जाने का आदेश दिया जा सकेगा डीएम के द्वारा। अथॉरिटी चेंज नहीं हुई है अभी तक। फिर धारा 7 में है कि पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, 5 और 6। तो धारा 4, 5 और 6 के अधीन आदेशों का प्रवर्तन की कालावधि लिमिटेशन दिया गया है। इसमें क्या है कि कोई भी दिया गया निर्देश उस तारीख से 1 वर्ष की से अधिक कालावधि के लिए नहीं होगा। तो ये 1 वर्ष की लिमिटेशन हमने सेक्शन 3 में भी देख ली थी, तो सेक्शन 3 की लिमिटेशन सेक्शन 3 में ही दी गई है। बाकी 4, 5 और 6 की लिमिटेशन सेक्शन 7 में दी गई। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये एक बारीक सवाल यहाँ से बन सकता है। तो सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था निर्बंधनादेश,
सेक्शन 4 में हमने देखा था डिस्पर्सल ऑर्डर, सेक्शन 5 में हमने देखा अबाउट टू कमिट ऑफेंस ऐसे पर्सनों के अगेंस्ट, और सेक्शन 6 में हमने देखा था, अभी देखा है कन्विक्टेड जो होते हैं पर्सन, मतलब प्रीवियस कन्विक्शन जिनको है ऐसे लोगों को, उनकी भी कैटेगरी हमने देखी। इनके लिए जो ऑर्डर होते हैं पास सेक्शन 4, 5, 6 का लिमिटेशन भी 1 साल है। धारा 3 के तहत दिए गए निर्देश आदेश का भी लिमिटेशन 1 वर्ष ही है। फिर सेक्शन 8 में है हियरिंग टू बी गिवन बिफोर ऑर्डर अंडर सेक्शंस 3, सुनवाई मतलब आदेश देने के पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। धारा 3 निर्बंधन आदेश के संबंध में, या धारा 4 तितर बितर किए जाने के आदेश निर्देश आदेश के संबंध में, धारा 5 अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए निर्देश आदेश के संबंध में, या धारा 6 सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए निर्देश आदेश के संबंध में। इस पास्ट आदेश पारित किए जाने के पूर्व सुनवाई की जाएगी। बस इतना ही दिया गया। फिर कोई भी आदेश देने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण का युक्त अवसर देगा। तो हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में, जिसमें कि कुल मिला के 35 धाराएं और 7 अध्याय हैं, इनमें दिए गए प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से हम इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अधिक समझ और अच्छे से समझने के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि आप सभी ने अपनी अपनी बैलेट्स खोल ली होंगी और उसके साथ आप इसको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो धाराओं में जो निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, केवल उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई तथ्य उसमें सम्मिलित हैं धाराओं में। तो जैसे मान लीजिए किसी धारा में 8 लाइनें हैं, तो 8 लाइन में से हम केवल 4, 5 या 6 लाइनों में उसको शॉर्ट करके हम देख रहे हैं। चलिए, फिर धारा 8 की उपधारा 2 में है कि आवेदन पर साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेगा। अभी कौन कर सकेगा? डीएम की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। फिर धारा 8 की उपधारा 3 बोलती है ऐसे व्यक्ति किसी विधि व्यवसायी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के हकदार होंगे। तो लीगल मतलब प्रैक्टिशनर के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो करवा सकते हैं। फिर धारा 8 की उपधारा 4 बोलता है कि जिला मजिस्ट्रेट हाजिरी के लिए, जिला मजिस्ट्रेट जांच के दौरान हाजिरी के लिए प्रतिभू सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करवा सकेगा। अब ये जो बंद पत्र संबंधी प्रावधान है वह धारा 12 की उपधारा 3 में भी दिया गया। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये आपको आपके बैलेट में नहीं लिखा होगा, ये एक्स्ट्रा अपन जो पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट के रूप में हम आपके लिए बता रहे हैं। तो बंद पत्र संबंधी प्रावधान हमको 2 जगह देखने मिल रहे हैं, एक तो धारा 8 की उपधारा 4 में, दूसरा धारा 12 की उपधारा 3 में। 2 जगह हमको बंद पत्र संबंधी प्रावधान मिलेंगे। और साथ में जो 12(3) का जो मतलब बंद पत्र है उसको धारा 17 में समर्पित किया जाता है। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करता है तो धारा 17 में 12(3) के अधीन निष्पादित कराए गए बंद पत्र को समर्पित करने की शक्ति है, जो हम आगे देखेंगे। तो एक्टों को थोड़ा सा सम्मिलित रूप से पढ़ना चाहिए। चलिए, फिर धारा 8 की उपधारा 5 बोल व्यक्ति के उपसंजात ना होने पर, तो धारा ये एक्सपायर्टी ऑर्डर है, ये जो है वो एक्सपायर्टी ऑर्डर है। फिर आगे धारा 8 की उपधारा 5 में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति के उपसंजात ना होने पर जिला मजिस्ट्रेट प्रस्तावित आदेश की एक पक्षीय कार्यवाही
पारित कर सकेगा। तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर। ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट को धारा 8 की उपधारा 5 में एक्स पार्टी ऑर्डर करने की शक्ति भी है। ये एक ओटी यहाँ से बन सकता है। फिर धारा 9 में अपील है। अभी तक हमने धारा 3 से लेकर धारा 6 तक 3, 4, 5, 6 में आदेश पढ़े हैं, निर्देश आदेश पढ़े हैं। ठीक है, 7 में उनकी लिमिटेशन थी और 8 में सुनवाई का अवसर दिया जा रहा था। ठीक है, अब 9 में अपील है। अब तो धारा 9 बोलती है कि निर्बंधन आदेश, धारा 3, धारा 4 तितर बितर करने वाला आदेश, निर्देश आदेश, धारा 5 में अमादा व्यक्तियों संबंधित निर्देश आदेश, धारा 6 में दोष सिद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जिले से या समीपस्थ जिलों से बाहर हटाए जाने संबंधी निर्देशन आदेश के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 13 के अधीन, धारा 13 भी हमने नहीं पढ़ी, आगे पढ़ेंगे हम, धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए अन्य अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर, तो यहाँ लिमिटेशन दे दी गई है 30 डेज, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। अपील अथॉरिटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर अपील का विनिश्चय यथासंभव अपील फाइल किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर किया जाएगा। तो इस धारा में जो लिमिटेशंस दी गई हैं, लिमिटेशन अथॉरिटी को रिकैप करते हैं हम। सबसे पहले तो जो डीएम जो आदेश पारित करता है धारा 3, 4, 5 और 6 में, या धारा 13 में भी जो आदेश पारित होना है, उनसे व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति 30 दिन के भीतर किसको अपील कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। पहली बात तो ये उन्होंने कह दी। फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो अपील होगी, उस अपील का निपटारे की अवधि भी परिसीमा यहाँ दे दी गई, वह है 6 मंथ, 6 माह के भीतर ऐसे अपील का भी निपटारा होगा। ध्यान रखना है, अपील का निपटारा हो रहा है। फिर आगे है कि परंतु वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, अपील का निपटारा होने तक प्रवर्तन में रहेगा। चलिए, ये भी यदि डीएम मतलब अपील लंबित होने तक जो पूर्व का जो आदेश है वह प्रवर्तन में रहेगा, स्थगित नहीं होता है। तो ये भी एक यहाँ से एक ओटी बन सकता है, इस पर भी ध्यान रखना है। यूजुअली ऐसा ही होता है। फिर धारा 10 में है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर पास्ड इन सर्टेन केसेस, मतलब कतिपय मामलों में पारित आदेशों की अंतिमता। तो धारा 3 में जो निर्बंधन आदेश दिया जाता है, धारा 4 में जो तितर बितर किए जाने वाला आदेश दिया जाता है, धारा 5 में जो अमादा व्यक्ति अपराध करने के लिए अमादा व्यक्तियों को जो आदेश दिया जाता है, या धारा 6 में जो दोष सिद्ध व्यक्तियों को जिले या समीपस्थ जिलों से हटाए जाने संबंधी आदेश दिया जाता है, के अधीन किया गया कोई आदेश निम्नलिखित आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो कुछ आधार दे दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं हम कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 8(1) के अधीन युक्त अवसर देने का अनुकरण नहीं किया है। दूसरा, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिस पर वह आदेश आधारित कर सकता था, या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय नहीं थी कि साक्षीगण धारा 5 अमादा व्यक्ति के अंतर्गत आदेशित व्यक्ति के विरुद्ध खुले में साक्ष्य देने के लिए रजामंद नहीं थे। तो अगर ऐसे ग्राउंड है तभी उसको चैलेंज किया जा सकेगा, अन्यथा वो आदेश अंतिम होंगे। जो भी आदेश दिया गया है वो अंतिम प्रकृति का ही हो। फिर धारा 11 है प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू लीव द डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा एंड हिज
एंट्री हेयर इन आफ्टर रिमूवल। धारा 11 द्वारा जिला आदिनाथ मतलब आदेशित व्यक्ति द्वारा जिला आदिनाथ छोड़ने पर प्रक्रिया। तो यदि कोई व्यक्ति धारा 4, धारा 5, धारा 6 के अधीन किसी जारी किसी निर्देश के अधीन नहीं हटता है या धारा 12 में यथोबंधित लिखित अनुज्ञा के बिना प्रवेश करता है तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकता है और पुलिस अभिरक्षा में क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान को जिसे जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे हटवा सकेगा। तो जो व्यक्ति आदेश की अवहेलना करके वहां बना रहता है या हटता नहीं है तो उसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के पास दो शक्तियां हैं। पहला उसे गिरफ्तार करवाना, दूसरा उसे पुलिस की अभिरक्षा में क्षेत्र से बाहर करवाना। फिर धारा 12 में है, चलिए फिर धारा 12 में है। इस डेमो वीडियो में सिर्फ इतना ही है, एक डेमो वीडियो था, यहाँ इतना ही। अगर इस अधिनियम को पूरा आपको पढ़ना है तो आप lawpreparation.com पर आइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ कमेंट कीजिए, वहाँ की कमेंट आएंगे और रिक्वेस्ट आएगी कि उन्हें पूरा वीडियो चाहिए तो फिर पूरा वीडियो तैयार किया जाएगा और जल्द से जल्द उपलब्ध भी कराया जाएगा। और ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के अगर वीडियो चाहिए है, आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये पेड वीडियोस उपलब्ध कराए जाएं। कम से कम न्यूनतम शुल्क के साथ आपको प्रॉपर अटेंशन देकर कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना इंटरेस्ट कमेंट का है, उसके माध्यम में आप यूट्यूब पे जो वीडियो पोस्ट हो रहा है उस पर कमेंट कर सकते हैं। लॉ प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां कमेंट लीव कर सकते हैं या फिर lawpreparation@gmail.com इस जीमेल आईडी पर अपने व्यूज अपने रिक्वेस्ट शेयर कर सकते। यदि उचित मात्रा में रिक्वेस्ट आएंगे तो वीडियो को कंप्लीट करके इस सब्जेक्ट को भी पूरा किया जाएगा और आने वाले समय में मांग के अनुरूप अन्य विषयों के संबंध में भी वीडियो कंटेंट स्टडी कंटेंट तैयार किया जाएगा। कुछ ऐसा ही जैसा आप अभी देख रहे हैं, यदि आपको पसंद आए तो। अन्यथा ये मेहनत तब तक खुश रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए निरंतर। लक्ष्य आपके सामने है और उसको भेदना आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। सभी शुभकामनाओं के साथ lawpreparation.com आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।